A very good morning to all of you. I hope you all very well. So today we are going to discuss about मॉडल पेपर ऑफ क्लास 12th। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जैक द्वारा 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का हम यहाँ पर आंसर शीट आपको देने वाले हैं। उनमें से जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें था अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होता है उसको हम लोग BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इस यूनिट सेल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो इनको हम लोग जो है BCC बोलते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर BCC में परमाणुओं की संख्या 8 कोनों पर प्लस 1 केंद्र पर। तो जो कोनों पर परमाणु होते हैं वो 1/8 परमाणु उपस्थित होते हैं और केंद्र पर 1 परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं BCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 8 × 1/8 प्लस 1 × 1। तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और फिर जो है 1 1 जा 1, तो 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो फाइनली हमें जो है BCC में परमाणुओं की संख्या 2 प्राप्त हो गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है परमाणुओं की संख्या 2 वो हमारा सही ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि त्रिविमीय वर्ग निविड संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है। अगर हम त्रिविमीय में बात करें वर्ग निविड सुसंकुलन का, तो यहाँ पर जो गोलों द्वारा स्थान घेरा जाता है उसका लगभग 74% भाग घेर लिया जाता है। जबकि अगर 2D की बात करता, द्विविमीय की बात करता, तो जो 2D होता है 2D में वर्ग निविड संकुलन में उपलब्ध स्थान 52.4% घेरा जाता है गोलों के द्वारा। लेकिन अगर 3D की बात किया है तो यहाँ पर 74% होगा। इस वजह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी 74% आंसर राइट होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता होगी। तो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है WB का मान है 40 ग्राम। यहाँ पर B जो है वो हमारा NaOH है जिसको हम लोग विलय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर WB का मान है 40 ग्राम। इसी टाइप से जब हम इसका MB निकालेंगे, NaOH का मोलर मास निकालेंगे, तो मुझे मिलेगा 23 + 16 + 1 और टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 ग्राम निकल जाएगा। इसलिए अगर हम विलय के मोलों की संख्या कैलकुलेट करें NB, तो NB हमारा निकल जाएगा WB/MB = 40/40। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। और एक चीज़ पहले से दे रखा है, यहाँ पर जो विलयन का आयतन है 2 लीटर उसको हम यहाँ पर VT = 2 लीटर लिखे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसका मोलरता क्या होगा। तो इसका मोलरता के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं M = NB/VT इन लीटर। तो यहाँ पर जो है विलय के मोलों की संख्या हमें पता हो गया है 1, तो हमने यहाँ पर NB के प्लेस पर पुट कर दिया 1/। विलयन का आयतन जो है 2 लीटर है, इसलिए इसका आयतन 2 लीटर रख दिए। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 0.5 मोलर। तो अतः विलयन की मोलरता कितनी होगी 0.5 मोलर। इस वजह से हमारा जो एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.5 m,
यही ऑप्शन मेरा सही होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का ईएमएफ निकालें। यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है और इसमें निकेल का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है -0.25 वोल्ट और कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है 0.34 वोल्ट। यहाँ पर ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ के लिए होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर जो है जो कैथोड का मानक विभव है उसमें से हमें एनोड के मानक विभव को घटा देना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कैथोड वाले का वैल्यू 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर हम रख दिए 0.34 वोल्ट और फिर माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पर रख दिया। और इसके बाद जो है जो ई नॉट एनोड का वैल्यू दिया हुआ है वो है -0.25, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर दें। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्लस हो गया। 0.34 प्लस 0.25 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आता है 0.59 वोल्ट। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ईएमएफ का वैल्यू 0.59 वोल्ट, वही ऑप्शन मेरा सही होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो जो हैबर विधि होता है अमोनिया बनाने का जो विधि है, इस मेथड में कैटलिस्ट के रूप में हम आयरन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है Fe, वही ऑप्शन मेरा सही है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखे हैं कि ऑप्शन ए Fe सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से लोहा Fe का अयस्क है। यहाँ पर लोहे का अयस्क की बात कर रहा है। तो लोहा का जो है जो अयस्क होता है उसमें होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। तो यहाँ पर जो है हमें एक इसका अयस्क का नाम दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हेमेटाइट। तो हम हेमेटाइट ऑप्शन को सही करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्प्रेरक के कारण बदल जाता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि उत्प्रेरक के कारण बदल जाता है। तो अगर हम जो है उत्प्रेरक लेते हैं तो उत्प्रेरक लेने के बाद उसका संकीर्ण ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। उसका जो एनर्जी बैरियर होता है उसका वैल्यू घट जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है संकीर्ण ऊर्जा, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न में से ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो मोलरता भी ताप पर निर्भर करता है, फॉर्मलता भी करता है और नॉर्मलता भी करता है। बट जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में जो मोललता है, मोललता आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मोललता, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत अपघटय विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब तनुता में वृद्धि होता है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है, इसमें वृद्धि होती है, तो उसका तनुता भी बढ़ता है। अगर हम केवल इस टाइप से बात कर लेते कि अगर विद्युत अपघटय विलयन की चालकता बढ़ती है तो उस समय तनुता घटता है, पर यहाँ पर मोलर चालकता में वृद्धि हो रहा है। जब मोलर चालकता में वृद्धि होता है तो उस कंडीशन में आपका तनुता में भी वृद्धि होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का।
क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि N2O5 में नाइट्रोजन का सहसंयोजन क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में N2O5 का स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है 4 युग्मित इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया है, और जब यह जो है 4 युग्मित इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया हुआ है, इस वजह से इसका जो उप सहसंयोजन संख्या होगा, जैसे देख पा रहे हैं आप, ए फर्स्ट ए सेकेंड हो गया, और फिर यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी यहाँ भी हुआ है। तो टोटल जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉनों का। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का सहसंयोजकता होगा वो हमारा 4 होगा। इस वजह से मेरे पास जो ऑप्शन नंबर डी दिया था 4, वो हमारा सही होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है। तो हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि रंगीन यौगिक वो आयन हमारा बनाएगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 से बड़ा होगा। अगर जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा वो जो है रंगहीन होता है, वो रंगहीन यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन करके चुंबकीय आघूर्ण निकाले हुए हैं, और निकाल करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किसका जो है चुंबकीय आघूर्ण 0 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम का जब हम लोगों ने किया है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हो गया ऑर्गन 4s2 3d1। जब हम स्कैंडियम 3+ का निकालेंगे तो यहाँ पर एस के दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएंगे, और एक जो डी वाला था तो यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दान हो गया। दान होने की वजह से स्कैंडियम पर 3+ आ गया। तो स्कैंडियम 3+ ऑर्गन, और इसके बाद 4s0 3d0। इस वजह से इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। इसके वजह से हम n का वैल्यू 0 ले लिए हैं, और चुंबकीय आघूर्ण जब कैलकुलेट किए तो हमारा 0 बोर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट हो गया। इसी टाइप से जब हम मैग्नीज का निकाले हुए हैं, तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d5, और इसमें जब Mn2+ हम लोग निकालेंगे तो इसमें से भी जो S में है, S के दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएंगे। तो इस टाइप से हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 मिल जाएगा। जब इसका हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण इसका जो है हमें मिल जाएगा √35 बोर मैग्नेट्रॉन। तो जो हमें यहाँ पर √34 बोर मैग्नेट्रॉन मिल रहा है, ये हमारा 0 से बड़ा आ चुका है। अब इसी तरीके से और भी आप देख लीजिए, जैसे Zn2+ है, तो Zn2+ के लिए जब हम Zn का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा ऑर्गन 4s2 3d10। और Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं तो इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ऑर्गन 4s0 3d10। इसमें भी 2 जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था उसे डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास डी कक्षक थे उनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो n है इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और चुंबकीय आघूर्ण जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 0 बोर मैग्नेट्रॉन। इसी टाइप से फिर हम आगे बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, इस ऑप्शन में है टाइटेनियम 4+। तो यहाँ पर जो टाइटेनियम 4+ दिया हुआ है, इसमें पहले तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे टी का जब करेंगे तो इसका मिलेगा ऑर्गन 4s2 3d2, और जब Ti 4+ का करेंगे तो S का भी दोनों इलेक्ट्रॉन और D का भी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमें Ti 4+ का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो मिल जाएगा ऑर्गन 4s0 3d0। इस वजह से n का वैल्यू 0 होगा, और जब हम चुंबकीय आघूर्ण इसका कैलकुलेट करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण भी हमारा 0 आ रहा है। तो हम लोग फाइनली इस टाइप से देख लिए
कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ था ए, उसमें भी चुंबकीय आघूर्ण 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी चुंबकीय आघूर्ण 0 आ रहा है। और जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण 0 आ रहा है। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है Mn2+, इसमें चुंबकीय आघूर्ण √35 बोर मैग्नेट्रॉन आ रहा है। तो यह जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 से आपका ग्रेटर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, इनके जो आयन होंगे ना, वो जो है आपका रंगीन यौगिक बनाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम लोग जो है बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो जो आपके पास अगला क्वेश्चन है वो है 12 नंबर पे, M2+ आयन Z = 27 का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर आपसे जो है चुंबकीय आघूर्ण कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है जिस पर 2+ आयन है और इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 27 और इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो यहाँ पर जब कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्गन 4s2 3d7। और जब कोबाल्ट 2+ हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा ऑर्गन 4s0 3d7। जब हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे तो इनमें जो है 2 हमारे पास आ जाएंगे पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और बाकी के शेष जो है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इस वजह से हमारा जो है n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फाइनली मिल जाता है चुंबकीय आघूर्ण। जब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करके हल करते हैं तो हमें मिलता है चुंबकीय आघूर्ण = √15। और जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाता है 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास M2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल को पहचानें। यहाँ पर कह रहा है कि जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड दिए गए हैं इनमें से आप जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो फास्फोरस है उसे आप पहचान कर बताइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास H3PO4 दिया हुआ है, जब हम इसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसको जब हम लोग बना रहे हैं तो इसका जो फास्फोरस है, फास्फोरस का जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो है इसके बॉन्ड को हम लोग ऐसे ब्रेक कर दें तो यहाँ से देखिए एक माइनस तो इसके वजह से हो गया, इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर एक प्लस हो गया, फिर जो है इस पर इसी टाइप से यहाँ भी और 2 यहाँ से, तो टोटल हमारे पास P का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +5। फिर हम इसी टाइप से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है निस्तापन, निस्तापन में जो प्रोसेस होता है वो आपका इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि निस्तापन की प्रक्रिया में वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने पर धातु पृथक हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन का।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड एक लीचेट बनाता है। तो लीचेट जो है वो कंपाउंड बना सकता है, वो लिगेंड बना सकता है जो चक्रीय रूप में, जो चक्रीय प्रक्रम में अपने संरचना सूत्र को प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्जेलेट C2O4 2-, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट का जो यहाँ पर संरचना है वो इस टाइप का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, अगर हम इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कर देंगे तो डबल बॉन्ड मेरा जो है इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और इसमें जो है जहाँ पर डबल बॉन्ड है अगर इसमें माइनस चार्ज आ जाए तो हमारा जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से बन सकता है, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसका भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो संरचना सूत्र हो रहा है, जो संरचना है वो बिल्कुल चक्रीय प्रक्रम में हो पा रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्जेलेट है वो हमारा लीचेट बनाता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो सही है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है CH3Br + 2Na गिब्स प्रोडक्ट CH3 + 2NaBr। यहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जा रहा है। हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था वोल्टेज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या था, इस रिएक्शन में था कि जब हम लोग हेलोएल्केन की क्रिया सोडियम मेटल के साथ ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें जो है एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हमें जो मिला हुआ प्रोडक्ट है वो है एल्केन जिसका नाम है इथेन। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर इथेन प्राप्त हुआ है वो एक प्रकार का एल्केन है। अतः ये प्रोसेस देखने को हमें मिल सकता है वोल्टेज रिएक्शन में, और उसी में देखने को मिलता भी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिएक्शन CH3CH2Br + KOH एल्कोहलिक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलता है ए, यहाँ ए है। यानी कह रहा है कि जब हम लोग जो है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट है। तो जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है एथिल एल्कोहल का और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड का। तो हम यहाँ पर मेन प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं CH3CH2OH को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CH3CH2OH। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा जो दिया हुआ है वही प्रोडक्ट ए का वैल्यू होगा, जो कि करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा है, ब्यूटेन टू ऑल है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इस टाइप से मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम ब्यूटेन टू ऑल का बना लेते हैं यहाँ पर संरचना सूत्र। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका संरचना सूत्र बना हुआ है, और इनमें जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम निस्संदेह कह सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो जो हमारे पास ब्यूटेन टू ऑल दिया था वो हमारा एक सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हमारे पास OH जो फंक्शनल ग्रुप है अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो हम उसको प्राइमरी एल्कोहल कहते। अगर टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता तब हम उसको टर्शियरी एल्कोहल का श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा था,
इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सेकेंडरी एल्कोहल का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है C2H5OH। यहाँ पर एथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है, तो मुझे प्रोडक्ट ए मिल रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ए है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी CH3CHO और ऑप्शन नंबर डी C2H2। और यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि अगर एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 443 केल्विन, तो इस क्रिया द्वारा हमारे पास बनकर आता है इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो है साथ में वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास मेन प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा सही होता है, इथिन। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है CH3CHO प्लस 2H गिव्स प्रोडक्ट ए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट LiAlH4। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और इसके प्रेजेंस में हमें एक प्रोडक्ट ए मिलता है और इसमें कह रहा है कि यहाँ ए है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CH3CH2OH, ऑप्शन नंबर बी है CH3OH, ऑप्शन नंबर सी है C6H6 और ऑप्शन नंबर डी में है CH4। तो हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे किस टाइप का रिएक्शन होता है। जब हम लोग इसको जो है CH3CHO को LiAlH4 के प्रेजेंस में जब इसका जो है रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन रिडक्शन में ऐड होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर एल्कोहल हमें मिल रहा है CH3CH2OH, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH सही है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन धातु का परिशोधन करने की विधि नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन एक ऐसा मेथड इसमें दिया हुआ है जिस मेथड से हम धातु का परिशोधन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत अपघटन है नंबर फर्स्ट में, तो विद्युत अपघटन द्वारा धातु का परिशोधन किया जाता है। नंबर 2 है प्रगलन, प्रगलन में भी धातु का परिशोधन किया जाता है। नंबर सी है, इसका भी हम लोग जो है परिशोधन करते हैं, इस माध्यम से भी पोलिंग मेथड से भी हम लोग धातु का परिशोधन कर पाते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है द्रवीकरण, द्रवीकरण द्वारा धातु का परिशोधन नहीं किया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ यदि प्रयोग किया जाता है तो जो हमारे पास पदार्थ जो है द्रव रूप में है और ठोस रूप में है, उन पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। जब हम लोग उसका द्रवीकरण करते हैं तो द्रव पदार्थ अलग हो जाता है और ठोस पदार्थ अलग हो जाता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इनमें से धातु का परिशोधन करने की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी है द्रवीकरण। तो इस वजह से हमारा जो है द्रवीकरण ऑप्शन राइट होता है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। जहाँ कहीं भी रेडियोधर्मी विघटन टाइप का रिएक्शन होता है वह जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है वो। तो रेडियोधर्मी विघटन एक प्रकार का प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यह क्यों है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्योंकि इनमें विघटन की दर केवल रेडियोधर्मी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन 24 का। तो 24 में जो है क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। ऑप्शन ए में है CO2+, Na2+, Cu2+, और ऑप्शन नंबर डी में है Zn2+। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है Zn2+, अगर हम लोग Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें मिलेगा ऑर्गन 4s0 3d10। और जब हम इसको डी ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं तो इस टाइप से होता है, सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं। इस वजह से हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए n का वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखते हैं। और जब हम इसका चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं तो इसमें n का वैल्यू 0 पुट करते हैं। और फाइनली जो है हल करने के बाद मुझे मिल जाता है 0 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर जो है जब इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि Zn2+ प्रति चुंबकीय प्रकृति का है। अगर चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है तो वह जो है प्रतिचुंबकीय होता है और रंगहीन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है चुंबकीय आघूर्ण 0 आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि Zn2+ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व है S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व, F ब्लॉक तत्व। तो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो तत्व आते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्वों का श्रेणी देते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26 क्वेश्चन है। इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2I + KCN गिव्स प्रोडक्ट A। यहाँ पर A है, तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन के दौरान क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पर I है, I जो है K के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और जो CN यहाँ पर बचा हुआ है वह CN पार्ट इस कार्बन के वैलेंसी के साथ जुड़ जाता है। तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट हमें देता है CH3CH2CN और KI यहाँ पर प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो है एथिल साइनाइड, और जो एथिल साइनाइड है वही ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ए है उसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया हुआ है CH3CH2CN। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें, जैसे नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि CH3CH2I + AgCN। अगर सिल्वर साइनाइड के साथ हम लोग इसका क्रिया कराते हैं तो I और जो है Ag ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में। लेकिन जो हमारे पास साइनाइड था वो जो है अगर इसमें जुड़ेगा, इसमें ऐड होगा तो हमारा आइसोसाइनाइड बना लेगा CH3CH2NC। तो यहाँ पर जो है एथिल आइसोसाइनाइड आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस पर ध्यान देना है कि क्या जो है जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के दौरान हमारे पास पोटेशियम साइनाइड है या फिर जो है सिल्वर साइनाइड है। अगर सिल्वर साइनाइड है तो वह आइसोसाइनाइड बनाएगा, और अगर पोटेशियम साइनाइड है तो वह सीधे सीधे साइनाइड बनाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ये जो 27 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है गलती से लिखा चुका है, एक क्वेश्चन नंबर 27 नहीं बल्कि एक क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर ये 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन है 2C6H5CHO + कंसनट्रेट NaOH। अगर हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बना हुआ है सोडियम बेंजोएट, और साथ में इधर जो है एल्कोहल भी बना हुआ है C6H5CH2OH। तो यह जो प्रोसेस होता है
वो जो है उस कंपाउंड में होता है, उस एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो जिस भी जो है एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन न हो उसमें, जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में ठीक जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट होने की वजह से जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ वो क्रिया करता है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम बेंजोएट बनाता है, और इधर जो है आपके पास एल्कोहल रूप में और प्रोडक्ट मिलता है। तो यह जो प्रोसेस होता है वो एक कैनिजारो रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि CH3NH2 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण है। इसमें आपसे नाइट्रोजन पर संकरण पूछा है कि कौन सा संकरण होगा। ऑप्शन ए में है sp, ऑप्शन बी में है sp2, ऑप्शन सी में है sp3 और ऑप्शन डी में है sp3d। तो सबसे पहले CH3NH2 का हम यहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऐड है, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना, और फिर यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस टाइप से हम जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और फिर प्लस करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है और सिग्मा बॉन्ड मेरे पास 3 है, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 बनेगा। अब 4 में से एक हमारे पास S हो गया और बाकी के 3 P हो गया। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, sp3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, sp3 संकरण। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, जो कि सही है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। प्राइमरी एसिड एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमीन में बदला जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी एसिड एमाइड है, अगर उसको हमको एमीन में कन्वर्ट करना है तो हम किस अभिक्रिया द्वारा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, रिएक्शन आपके सामने है, RCH2CONH2 + Br2, और यहाँ पर प्रेजेंस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम लोग इसका क्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एमीन। तो ये देख पा रहे हैं आप कि एमीन हमें प्रोडक्ट में मिला हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। जब हम लोग जो है मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बन रहा है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और फिर इधर वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें फाइनली ये चीज़ पता हो चुका कि जब अगर हम लोग जो है नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन की क्रिया कराते हैं तो हमें जो है नाइट्रोजन गैस मुक्त होता दिखाई देगा, यानी कि नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा N2 करेक्ट होगा। फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 32 का। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुक्रोज के जलीय अपघटन से क्या
उत्पाद बनते हैं। जो हमारे पास सुक्रोज होता है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, ये सुक्रोज है। जब इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन के दौरान हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ग्लूकोज और फिर फ्रुक्टोज। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 का। 33 में कह रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है, किस रूप में वो संचित होता है। ऑप्शन ए में दिया है स्टार्च, बी में है ग्लाइकोजन, सी में है सेलुलोज और डी में है एमाइलोज। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी होता है वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था ग्लाइकोजन, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दवा जो मलेरिया के इलाज में असरदार है। अगर जो है इस ऑप्शन में जो हमारे पास मेडिसिन दिया हुआ है, अगर हम मलेरिया का इलाज करना चाहते हैं तो उनमें से अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो मलेरिया का इलाज संभव हो पाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है एस्पिरिन। तो जो एस्पिरिन है यह मार्केट में डिस्पिरिन के नाम से मिलता है, जो कि दर्द निवारक औषधि है, तो इसका तो उपयोग नहीं करते हैं। अगला है क्विनाइन। तो जो क्विनाइन दिया हुआ है, इसी औषधि का प्रयोग हम लोग जो है मलेरिया के इलाज में असरदार रूप में करते हैं। तो मलेरिया के इलाज में क्विनाइन का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है क्विनाइन, वो आपका बिल्कुल सही होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि बेकेलाइट एक उदाहरण है। एलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो बेकेलाइट दिया हुआ है वह एक प्रकार का बहुलक होता है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो हमारा बिल्कुल राइट होता है। फिर जो है एक क्वेश्चन मेरा पीछे छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या था। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27, तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी जलयोजन करने पर प्राप्त होता है। तो जब हम लोग जो है प्रोपीन का हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें जो है हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रोपिल एल्कोहल, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये देखिए आपका प्रोपिल एल्कोहल है CH3 CH2 CH2 OH, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। फिर इसी टाइप से हमारा जो है पूरा जितना भी क्वेश्चन था, ये जो सेट फर्स्ट में था केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पूरा हमारा फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आप हल करें और अपना परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से करते रहिए। और मैं जैसे ही इस वीडियो को अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उस PDF का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से चाहें तो बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से विस्तृत पूरी तरह से इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आपको
नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाएंगे। और यदि कोई डाउट नहीं होता है तो हमारे इस चैनल को कृपया लाइक करिए और साथ में सब्सक्राइब करने का भी काम करें।